सो हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी अभी जस्ट एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आया है एंड द वैकेंसी इज़ 40,582, जो कि अच्छा है, ना पिछली बार जितना ज़्यादा ना हर बार जितना कम। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है ना वो दिसंबर शिफ्ट किया गया है। सो ऐसा है कि जो आपका नॉर्मल एग्ज़ाम है वो चलेगा आपका 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक, एंड जो मेंस का एग्ज़ाम है वो है हमारा दिसंबर में। लास्ट ईयर आई नो दिसंबर बोल के बाद में जनवरी शिफ्ट कर दिया गया था। उसका भी रीज़न था क्योंकि एग्ज़ाम पर सितंबर तक 26 सितंबर तक एग्ज़ाम चले थे लास्ट ईयर, तो उस हिसाब से जनवरी शिफ्ट करना पड़ा। बट इस बार एग्ज़ाम जो है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त तक, यानी अगस्त तक ही ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम। तो उस हिसाब से आई थिंक दिसंबर में डेफिनेटली एग्ज़ाम हो जाएगा। फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है वो है 4 जुलाई। एंड पैनिक नहीं करना, मतलब ये हड़बड़ी में फिर कुछ गड़बड़ हो जाए OTR जैसे, तो आई थिंक एक हफ़्ता मैं भी वेट करने वाली हूँ, तो आप लोग भी एक हफ़्ता वेट करके फिर ही फॉर्म फिल करें। एंड इसीलिए मैंने फ़ेज़ 12 का भी फिल नहीं करा था, फ़ेज़ 13 का, कि मैं सोच रही थी दोनों के लिए एक ही दिन आराम से पूरा एक दिन लगा के फॉर्म फिलअप करूँगी, क्योंकि उसमें छोटी, देखो इस बार तो फॉर्म रिजेक्शन के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आपने जिन्होंने भी आधार वेरीफाई करवा लिया है, आधार ऑथेंटिकेशन OTP के थ्रू, उनका फॉर्म रिजेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो ये चीज़ नहीं करेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसीलिए फॉर्म रिजेक्शन के कम चांसेस है। बट स्टिल मैं एक पूरा दिन देके कि छोटी से छोटी गलती आगे दिक्कत ना करे। जैसे पहले मेरे साथ हो चुका है, मैं EWS 2 एग्ज़ाम, मतलब DDA का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था, उसमें मैंने EWS लगा दिया था, एंड बाद में मेरे पास EWS का डॉक्यूमेंट नहीं था, तो फिर उसके बाद फाइनल मैं मेंस भी नहीं दी, इसलिए मैंने और फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हो पाया था। तो ये सारी गलती नहीं करनी है। वैसे इस बार नोटिफिकेशन में इससे पहले ये भी मेंशन कर दिया गया है कि सपोज़ आपने किसी भी कैटेगरी से फिलअप किया है और उस समय अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो आपको अनरिजर्व में काउंट कर लिया जाएगा। बट यहाँ पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये है कि अनरिजर्व की आपको कट ऑफ भी तो क्लियर करनी पड़ेगी ना। इफ़ आपने वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर रखी देन तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं, आपने उससे भरा भी, उम्मीद भी लगाई, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखने वाली है। एक कॉमन डाउट सबका रहने वाला है कि जो भी अपीयरिंग ईयर में है ग्रेजुएशन में, वो भर सकते हैं या नहीं, और अगर भर सकते तो रिजल्ट कब तक का चाहिए। ये जब मैं थी तब मुझे भी ये डाउट रहते थे। तो इसका क्लियर आंसर है कि इफ़ यू आर इन द लास्ट ईयर अपीयरिंग ईयर में देन आप लोग भर सकते हैं। बट अभी आपका जो रिज़ल्ट है ना वो 1 अगस्त 2025 से पहले पहले आ जाना चाहिए। ये क्रूशियल डेट है, तो ये चीज़ बात में ध्यान रख लेना। अगर इससे पहले रिजल्ट आने वाला है देन सीरियसली अपना जी जान लगा के बस इस अटैम्प्ट के लिए दे दो। और इफ़ अगर इसके बाद आने वाला है तो ठीक है, अगले टाइम के लिए प्रिपेयर करो अच्छे से, बेस्ट तरीके से। बाकी अब देखो 6 मंथ बचे हुए हैं, ये वो 6 मंथ होने चाहिए ना, कहते हैं ना लाइफ चेंजिंग 6 मंथ, आई नीड जस्ट 6 मंथ और मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूँगी। ये वो 6 मंथ होने चाहिए। जो भी रिपीटर्स है या फिर जिनका लेवल बन चुका है उनके लिए ये 6 महीने जी जान लगाने वाले हैं। और जो पहले मेंस दे चुके हैं उनके लिए तो प्री होना ही नहीं चाहिए, मतलब काउंटिंग में प्री जस्ट एक मॉक होना चाहिए कि हाँ इसमें मुझे कट ऑफ क्लियरिंग एग्ज़ाम चाहिए। स्टिल जैसे जो मेरे जैसे है कि एक बार प्री मैंने क्लियर कर रखा है, तो वो अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं आता कि क्या पता प्री में कुछ गड़बड़ हो जाए और नहीं निकल पाए। तो प्री को भी फोकस करना है और मेंस को भी करना है। सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि ऐसा है ना कि लास्ट ईयर जैसे कि मेंस में रह गई थी मैं, तो उसका रीज़न क्या था कि मैं पैनिक कर गई। बाकी पेपर इजी था, आप सबको पता है 20 जून में मैथ्स में मैं 60 के 60 मार्क के आई थी। मेरे को आते थे तभी तो मैं करके आई थी, और 2-3 क्वेश्चन ठीक है कन्फ्यूजिंग थे बट आते थे तभी करके आई थी ना। तो वो वाली चीज़ थी यहाँ पे कि मैं पैनिक कर गई एग्ज़ाम में और बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करके आई थी ओवर खुश होने के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें अभी से कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि जब मेंस प्री के बाद जब मेंस का टाइम आता है ना उसमें टाइम ही नहीं बचता, मतलब वो टाइम ऐसे जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। तो जो लोग पहली बार मेंस देने वाले उनको मैं बोलने वाली हूँ खास करके कि अगर प्री का लेवल वगैरह बना हुआ है तो थोड़ा सा टाइपिंग अगर अभी से स्टार्ट कर सकते हो, डेली का 30 मिनट तो वो देना स्टार्ट कर दो। कंप्यूटर अभी इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेवल अगर अच्छा है तो कर सकते हो, क्योंकि प्री में भी कंप्यूटर के 1-8 क्वेश्चन आते हैं, बट बाकी जो प्रायोरिटी पे उनको देखना ज़रूरी है। तो टाइपिंग अगर अभी से कर सकते हो 30 मिनट तो वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं टाइपिंग मेंस के टाइम पे सीखी थी। पूरा टाइम, मैक्सिमम टाइम इन सब में चला जाता है, एक्चुअली पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं बचता। मेंस का टाइम मतलब यू जाता है यू। तो अभी हम लोग ना मेंस का मॉक भी देंगे और प्री का भी देंगे, मिक्स फॉर्म में देंगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे मेंस का मॉक वीकली एक, फिर धीरे धीरे अगर हमें लगा कि मैक्सिमम लोग मेंस का मॉक देना चाहते हैं मेरे साथ, तो फिर हम मेंस का मॉक वीकली 2 या 3 या 50-50% किसी भी तरीके से लेकिन मैनेज करेंगे। और अभी से मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी रिपीटर्स है या फिर जिनका भी प्री एकदम कॉन्फिडेंट लेवल पे कि हाँ क्लियर हो जाएगा।
अब देखा जाए लास्ट ईयर की अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो लास्ट ईयर ना कट ऑफ जो गई थी मतलब 353 गई थी एएसओ की, 362 भी गई थी और जो मिनिमम कट ऑफ थी आई गेस 330 थी। तो इतनी कट ऑफ जाने का रीज़न तो सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था लास्ट ईयर नॉर्मलाइज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया था। इवन मेरी शिफ्ट में तो सबके 14 मार्क्स कम कर दिए। मेरे जो एक्चुअल रॉ स्कोर थे वो 309 थे, तो 14 मार्क्स मेरे कम कर दिए गए। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस बार और ना होगी आई थिंक, क्योंकि मेंस का एक ही शिफ्ट में कराने का इन्होंने बोला नहीं है नोटिफिकेशन में। आई डोंट नो अभी तक आया है कि नहीं, बट अभी ये बातें हुई नहीं है। सो मैं क्या कह रही थी कि हम फिर भी एक कहते हैं ना वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होकर चलेंगे। तो जिनका कैटेगरी है वो तो फिर भी उम्मीद करे कि 310 315 मॉक में लेके आए, लेकिन जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, ये 3 कैटेगरी स्पेशली, क्योंकि मैं भी अनरिजर्व से ही फिल करने वाली हूँ, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कट ऑफ एटलीस्ट कितनी भी जाए हमें नहीं मतलब, हमें एक टारगेट मान के चलना है और वो होगा हम लोगों का टारगेट 330 तक पहुंचना। आई नो बहुत ज़्यादा लग रहा है और शायद मैं भी अभी शायद बातों बहुत जोश में हूँ तो बोल रही हूँ, वो पता नहीं रीच करना कितना ईजी कितना टफ है, क्योंकि लास्ट ईयर 300 तक आना ही मुश्किल था। बट दिस ईयर क्योंकि मैंने जब स्टार्ट में पहला मॉक दिया था मेंस का, दैट टाइम आई स्कोर 258, मुझे आज भी याद है जो मैंने पहला मॉक दिया था मेंस का। एंड धीरे धीरे चीज़ें हुई, एग्ज़ाम जैसे पास आया तो मैं 300 टच करती थी, लेकिन 300 के पास आना बहुत 300 के पार जाना बहुत रेयर था। बस 2 मॉक में मेरे आए थे 300 के पार, 300 सिर्फ टच करती थी बट उससे ऊपर कभी नहीं आए। दिस टाइम माय फर्स्ट टारगेट इज़ प्री से पहले कि एटलीस्ट मैं 315 तक अपना टारगेट रीच कर लूँ प्री से पहले, एंड उसके बाद जब मेंस एग्ज़ाम आएगा तब तक 300 जो पिछली बार मैंने टारगेट लिया था 340 का, वो मैं अचीव कर सकूं। एंड यही मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट तो क्या मतलब आप लोग यही सबको सजेस्ट करूंगी कि जो भी अनरिजर्व में ओबीसी वगैरह में है वो 330 335 मान के चले, क्योंकि कितना भी हम नॉर्मलाइज को ब्लेम कर दे लेकिन कंपटीशन तो है, ये बात हमको भी अच्छे से पता है, क्योंकि मॉक में दिख रहा है ना, मॉक में कौन सा नॉर्मलाइज होता है, बट देख सकते हो ना कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ये 6 महीने लाइफ चेंजिंग 6 महीने होने चाहिए हमारी लाइफ के। एंड आई थिंक अभी इस समय बहुत जोश भरा होगा क्योंकि नोटिफिकेशन आया और ये वो टाइम होता है ना कि बस अब लगता है कि हाँ अब क्लियर है, हमें रास्ता पता है। पहले तो हम एकदम चेंज हो जाए, अचानक से कुछ हो जाए, हमें नहीं पता, बट दिस टाइम वी आर क्लियर कि येस मेरे पास सब कुछ है और मेरे को बस अब इस पथ पे चलना है। तो हे पार्थ चलना स्टार्ट कर दो। अब आप लोग मेरा पूछेंगे तो मैं एकदम ब्रीफ में शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेरे क्या क्या प्लान्स हैं। फॉर दी मैथ्स मैं रिवाइज़ कर रही हूँ कम्प्लीटली पूरा भूतेश सर के क्विक रिविजन बैच से, जिसको मैंने पूरा प्लानर अपना बना रखा मैथ्स को लेकर, जिसको मैं 2 बार एटलीस्ट रिविजन कर लूँगी। आई एम स्टार्टिंग विद एडवांस मैथ्स एंड एडवांस मैथ का मेरा टारगेट है 25 जून एंड 25 जून के बाद फिर मैं एरिथमेटिक करूँगी एंड देन अगेन फिर दोबारा से इसी कोर्स को मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो इस बार इसी से करूँगी क्योंकि लास्ट ईयर आई गेस कि मैं मतलब हम सारे दिन ना मॉक या सेक्शनल के पीछे लगे रहते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, एट द सेम टाइम सेक्शनल भी उतना ही इंपॉर्टेंस ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। फॉर दी जी के अगर आप लोग पूछोगे तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली। इवन बहुत लोग मुझसे फैटमैन के रिव्यू वगैरह पूछ रहे हैं, बट मैं फैटमैन मुझे ये भी नहीं पता क्या है। अभी इतना ट्रेंड में फैटमैन और लिटिल बॉय बुक मतलब इतनी तारीफ चल रही है, तो थोड़ा बहुत मुझे समझ आया कि फैटमैन थ्योरी बुक है, लिटिल जो है वो MCQ की बुक है। सबने बहुत तारीफ़ करी, एक्चुअली बुक अच्छी है, मैंने सुना है जिन्होंने ली है उनके मुंह से, बट मैं इन सब की तरफ नहीं जाना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है पहले मैं उनको तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ। मैं कंटेंट इकट्ठा नहीं करना चाहती फिर से, जो पहले मैं गलतियाँ कर चुकी हूँ। तो इस बार मेरे पास जो PYQ सीरीज़ मैंने परमार सर की कर रखी है 2, 4 और 2, मैं इसको बस कहते हैं ना घोटा मार के पी जाना चाहती हूँ वो, और मेरे को टाइम मिलेगा। और अगर आई थिंक मैंने 4 और 2 अगर बहुत अच्छे से कर रखा है तो 5 करने मुझे लगता नहीं मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं एक बार 5 भी कर लूँगी, जो कि मैं अभी तक देख ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं 4 और 2 को रिवीजन करती हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं अच्छे से नहीं हो पाया, फिर दोबारा करती हूँ। तो अभी तक ये नहीं कहूँगी मैंने बहुत बार रिवीजन कर लिया है, बट अभी एग्ज़ाम से पहले मैं इसको 2 बार और रिवीजन करना चाहती हूँ और एक बार PYQ 5 तो करके जाऊँगी, क्योंकि वो लेटेस्ट PYQ है। इसके अलावा इंग्लिश के लिए पूछोगे तो इंग्लिश के लिए सिर्फ वोकैबलरी 3 बार वोकैबलरी की जो बुक मैंने प्लानर बताया 20 डेज़ का, उसको रिवीजन करूँगी। एंड फॉर द ग्रामर सिर्फ अपने नोट्स देखूँगी और जब भी मेरे को ज़रूरत लगेगी तब सेक्शनल दूंगी। एंड रीडिंग मेरी पैरेलली चली रही है। रीजनिंग के लिए ओनली डेली का मॉक जा रहा है। अगर मेन्स का बात करें तो मेन्स के लिए रीजनिंग के लिए मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि मेन्स की रीजनिंग थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल टाइप होती है, कि उसमें कुछ एक जो क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले मेरे को याद भी नहीं है, शायद स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं भूल गई हूँ एकदम यार उसके बारे में। तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो
मतलब ऐसा है कि बस डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, तो वो एक सीखना पड़ेगा। एग्जामिनर की सोच से करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि पिछली बार मेरे वो ही गलत हुए थे, तो उन पे काम करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन करते रह जाएंगे एंड चीज़ें पता नहीं फाइन होगी या नहीं होगी, बस ऐसे ही नॉर्मलाइज के नाम पे चीज़ें ख़राब होती रहेगी, कट ऑफ यूँ ही बढ़ता रहेगा, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल था। बट दिस टाइम आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि येस एसएससी में स्कैम वगैरह नहीं हो एंड हम सब कुछ क्लियर कर पाए। एंड लास्ट टाइम भी कॉन्फिडेंट था 2024 में कि येस ये तो मैं कर ही ले जाऊंगी, बट शायद मुझे मेरे ओवर कॉन्फिडेंट ने डुबा दिया, या तो फिर किस्मत नहीं थी या तो फिर मैं सही तरीके से चीज़ें नहीं कर रही थी, क्योंकि मेहनत तो करी, पढ़ा तो, लेकिन कहीं ना कहीं कमी थी मेरी तरफ से, जो कि मुझे अभी रियलाइज़ होता है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए थी जो कि मेरी तरफ से नहीं हुई हैं। कई बार मैंने टाइम वेस्ट किया है, दैट्स द ट्रुथ। उस समय कोई और पढ़ रहा था, तो ये सारी बातें तो थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप मेहनत करोगे और चीज़ें नहीं मिलेगी। खैर अब जो भी है। इसके अलावा प्री के टारगेट की अगर हम बात कर ले, प्री के स्कोर की, तो प्री का स्कोर का टारगेट तो 150 प्लस रखना पड़ेगा। माय टारगेट इज़ 160, एनी हाउ आई हैव टू रीच 160 प्लस बिफोर माय प्री के एग्ज़ाम से पहले कितने भी हालत में मॉक में इतना पहुंचना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आप लोग मुझे कह भी रहे हो कि बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं जीके कैसे इंप्रूव हो गई। तो बस जीके का सीधा मूल मंत्र है ना, मैंने डेली 3 घंटे जीके के बांध लिए, वो नहीं दिए तो बस लाइफ ख़राब है, ऐसे करके सोच लिया मैंने। और वो 3 घंटे मैं पीवाईक्यू सीरीज़ पे दे रही हूँ। मैं पीवाईक्यू सीरीज़ को मतलब कहते हैं ना, अगर मेरे को 10 बार रिवीजन का टाइम मिले तो मैं उसको 10 बार भी रिवीजन करूँगी, लेकिन 4 और 2 पीवाईक्यू जिसको मैंने पिछले ईयर्स में टाइम दिया उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये मैंने किया है, मैं पीवाईक्यू सीरीज़ को बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी, इतना इधर उधर मत भागो, फैटमैन, लिटिल बॉय, ये सब के पीछे मत भागो। इफ़ यू हैव डिड पीवाईक्यू सीरीज़ पास्ट में कर रखा है तो उसी को रिविजन कर लो, उसी से एग्ज़ाम भी क्रैक हुए हैं ना बहुत लोगों के, तो उसको कर लो। और अगर तुम्हें चाहिए कि कुछ हाँ एकदम थ्योरी वाइज चाहिए कि हाँ पहले हिस्ट्री इकट्ठा मिल जाए, पॉलिटी इकट्ठा मिल जाए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सीरीज़ वही रिवीजन कर पाएगा जिसने अच्छे से वो चीज़ें कर रखी है, मतलब थ्योरी उसका क्लियर है। जैसे मेरा ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा क्लियर है, लेकिन हाँ मुझे क्लियर है कि किसके बाद क्या हुआ है, कैसे मेरे सिक्वेंस में है। बस एक बार मैं पीवाईक्यू सीरीज़ देखती हूँ तो चीज़ें रिवाइंड होती है, मेरे को स्टोरी सारी याद आने लगती है, तो इसीलिए पीवाईक्यू सीरीज़ मेरे को थोड़ा पसंद आ रहा है। और लेकिन जिनको चैप्टर वाइज चीज़ें समझनी है वो फैटमैन वगैरह ले सकते हैं। लिटिल बॉय इज़ जस्ट MCQ बुक, अगर आपके पास कोई और MCQ बुक है आप काफ़ी टाइम से यूज़ करें देन गो फॉर इट, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सो देखते हैं कितना मेहनत मैं कर पाती हूँ, क्योंकि नहीं मिलेगा तो कमी मेरे अंदर है कि इतना मैं श्योर हूँ। तो चलते हैं, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है वैकेंसी वगैरह के बारे में। तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।